हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को एक्स्ट्रा एपिसोड चाहते हो तो कमेंट कीजिए और मेरे दूसरा चैनल पर स्टोरी अपलोड किया हूँ तो आप सभी को मेरा दूसरा चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद। एपिसोड 127, अनाहिता ऑफिस नहीं जा सकती। अब तक आपने सुना कि अनाहिता अनीता को ड्रग देती है ताकि हिमेश मल्होत्रा के सामने विनोद का सच आ जाए, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है और अनीता अनाहिता को ही मायरा समझने लगती है। जिस वक्त अनीता को यह पता चलता है कि उसकी मॉम की मौत में हिमेश मल्होत्रा और अनीता का हाथ था। अब आगे अनाहिता हिमेश मल्होत्रा की आंखों को देखकर ही समझ गई कि हिमेश मल्होत्रा को अभी भी उसे पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ है और शक अभी भी है। तभी हिमेश मल्होत्रा ने कुछ सेकंड बाद कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए ऑफिस से दूर रहना चाहिए। अनाहिता ने भी हमें सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, जब तक मायरा की तेरावी नहीं हो जाती तब तक सब कुछ इंतजार कर सकता है। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने ऑकवर्डली अपना गला साफ किया और कहा, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह था कि अब जब तुम्हारी और रुद्राक्ष की शादी हो गई है तो तुम्हें कंपनी नहीं आना चाहिए। बस मुझे बता दो तुम्हें क्या सीखना है, वह मैं तुम्हें घर पर ही सिखा दूंगा और मैं अरेंजमेंट कर दूंगा ताकि तुम अपनी पढ़ाई आगे कर सको। जिस कॉलेज में तुमने अपनी पढ़ाई खत्म की है वह एक गवर्नमेंट और छोटा सा कॉलेज था। मैं अपनी कनेक्शंस का इस्तेमाल करके तुम्हारा एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दूंगा जिसे तुम एक अच्छी डिप्लोमा या फिर मास्टर्स पूरी कर सको। हिमेश मल्होत्रा की बात ने अनाहिता का शक कंफर्म कर दिया कि हिमेश मल्होत्रा को अभी भी उसके जीनियस और इंटेलिजेंट होने पर शक है, भले ही उसने डॉक्टर डेविड को अपना टीचर बनकर नाटक क्यों ना किया हो। इस तरीके से रुद्राक्ष की मॉम भी तुम्हें पसंद करने लगेंगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम दोनों की शादी के बारे में अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता होगा, हिमेश मल्होत्रा ने आगे कहा। हाँ, रुद्राक्ष और मेरी शादी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, अनाहिता ने हमें सर हिलाते हुए कहा। हिमेश मल्होत्रा ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, वह बहुत ही अजीब सी औरत है। वह तो मुझे भी नीचे समझते हैं, तो तुम्हारी कोई बात ही छोड़ दो जो गांव में पाली बड़ी है। सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। भले ही हिमेश मल्होत्रा के चेहरे पर गिल्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन अनाहिता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो मन ही मन बस यही सोच रही थी, यही हिमेश मल्होत्रा का सारा खानदान ही एक्टर है, उन्हें बिजनेस में न होकर फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। इसलिए अनाहिता ने भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का फैसला किया और मासूम चेहरा बनाकर ना मैं सर हिलाते हुए बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता डैड की पास्ट में क्या हुआ, मैं वापस आ गई हूँ है ना, और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जो भी आप मुझे करने के लिए कहेंगे वह मैं करूंगी। गुड गर्ल, हिमेश मल्होत्रा ने कहा और उसका सर सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक उसी वक्त उसे सीढ़ियों से ऊपर आते हुए रुद्राक्ष की आवाज सुनाई दी, डैड, अनीता आंटी को लेने के लिए गाड़ी आ गई है। उसने और अनाहिता दोनों ने अनीता को मॉम नहीं कहा। अगर रुद्राक्ष को अनाहिता का प्लान में उसका साथ नहीं देना होता तो वह हिमेश मल्होत्रा जैसे इंसान को कभी डैड भी नहीं कहता। उसके जैसा घटिया इंसान है, डिजर्व ही नहीं करता। हिमेश मल्होत्रा ने रुद्राक्ष की नजरों में कुछ अजीब नोटिस नहीं किया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह सर उठाकर डायरेक्टली रुद्राक्ष की आंखों में देख पाए। भले ही हिमेश मल्होत्रा और बहुत अच्छी तरह जानता था कि अब रुद्राक्ष उसका दामाद है, लेकिन वह अभी भी अपनी हिम्मत नहीं जुड़ पा रहा था। उसने मन ही मन कहा, यह सब कुछ मेरी प्यारी बिटिया अनाहिता की वजह से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वह कुछ गलत नहीं करेगी और ना ही कोई उसके बुरे इरादे होंगे, और भले ही उसके इरादे बुरे हो या नहीं हो, संभाल कर रहने में कोई खराबी नहीं है। मेरे सबसे नजदीकी इंसान ने भी मुझे धोखा दिया है तो अनाहिता तो फिर भी मुझसे इतनी साल दूर रही है। हिमेश मल्होत्रा मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उसने कोई भी बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी और हाउसकीपर को बोलकर बॉडीगार्ड को ऊपर आने का इशारा किया। जल्दी ही बॉडीगार्ड ने अनीता को अच्छे से पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा दिया जो संभव की परिवार के द्वारा चलाई जाने वाली मेंटल हॉस्पिटल से आई थी। अनाहिता वही मेंशन के दरवाजे पर खड़ी होकर दूर जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। अनाहिता को नहीं पता था क्यों, मगर उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अनीता जल्दी ही वापस लौट आएगी। एक रात पहले भी अनाहिता को ऐसे ही फीलिंग आई थी जो बिल्कुल सही भी साबित हुई, और किसी भी कारण से क्यों ना हो अनीता आश्रम से वापस लौट आई थी। वह सोच रही थी कि अगर बार भी उसकी गट फीलिंग सही हुई तो वह क्या करेगी। अनाहिता इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी। तभी हिमेश मल्होत्रा ने कहा, ऑलरेडी लंच का टाइम हो गया है रुद्राक्ष, मैंने शेफ से कहकर अच्छा सा खाना बनाया है, तुम खाओ और बताओ कि तुम्हें पसंद आई कि नहीं, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनवा दूंगा। मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे खाने में कुछ भी चलेगा, रुद्राक्ष ने बस सिंपल सा जवाब दिया। फिर हिमेश मल्होत्रा के पीछे पीछे बोलो डाइनिंग रूम में आगे। अनाहिता डाइनिंग टेबल पर के खाने को देखकर हैरान हो गए। वह बड़ा सा डाइनिंग टेबल हर तरह के खाने से भरा हुआ था और वह जानती थी कि यह सब क्यों हो रहा है।
उसने एक नज़र रुद्राक्ष को देखा। वह जानती थी कि हिमेश मल्होत्रा किसी भी कीमत पर रुद्राक्ष को इम्प्रेस करना चाहता है और चाहता है कि रुद्राक्ष सचमुच उन्हें अपनी फैमिली मान ले। लेकिन अनाहिता ने कोई भी इमोशन अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और वही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, वह सिंपल खाना खाने के लिए जिसका जिक्र हिमेश मल्होत्रा ने किया था। खाना खाने के बाद सुबह की भाग दौड़ से अनाहिता इतनी थक गई थी कि वह सोना चाहती थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग मारा की मौत की खबर सुनकर वहां आ रहे थे, इसलिए अनाहिता के पास उनके साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रुद्राक्ष का वहां होना ठीक नहीं था, इसलिए हिमेश मल्होत्रा ने ऑलरेडी उसे अनाहिता के रूम में भिजवा दिया था। जब घर से आखिरी मेहमान भी गया तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। बाहर बगीचे में आसमान की तरफ देखते हुए अनाहिता कुछ सोचने लगी। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच जैसा लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोगों की आत्माएं आसपास ही रहती है, अगर ऐसा सचमुच होता तो पक्का आज रात उसकी आखिरी रात होती और मायरा की आत्मा उसे मार डालती। अनाहिता ने मन ही मन यह सब फालतू बातें सोचने के लिए खुद को ही डांट लगाई। तभी हिमेश मल्होत्रा ने वहां आकर कहा, मुझे कुछ देर के लिए ऑफिस जाना है। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि आज रात एक शेयर होल्डर की मीटिंग है, इसलिए तुम्हें ही घर पर सब संभालना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात को कोई आएगा। और हाँ, याद रखना कि रुद्राक्ष अच्छे से ख्याल रखना और उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो ला कर देना। अनाहिता ने मुस्कुरा कर कहा, श्योर, यह सब आप मुझको छोड़ दीजिए। ऑलराइट, मैं जा रहा हूँ, इतना कहकर हिमेश मल्होत्रा और वहां से जल्दी से चला गया। उसने यह नोटिस नहीं किया कि उसके मुड़ते ही अनाहिता की वह सुंदर और प्यारी की शांत आंखें ठंड हो गई थी। वह अब जा चुकी थी और यह बात कंफर्म हो गई थी कि उसकी मॉम की मौत के पीछे हिमेश मल्होत्रा और अनीता का ही हाथ था, लेकिन बदकिस्मती से अनीता ने कुछ भी डिटेल में बताने से मना कर दिया। अनाहिता को अभी भी लग रहा था अनीता और हिमेश मल्होत्रा के अलावा भी कोई और था उसकी मॉम की मौत के पीछे, लेकिन मामला अभी यह नहीं है, उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। अब जब वह कंफर्म हो गई है कि दो लोग उसकी मां की मौत के पीछे कौन है, तो उन दोनों को कैसे सबक सिखाना है वह उसे सोचना चाहिए। वह इतनी आसानी से अपनी मां की कातिलों को माफ नहीं करेगी। पूरे गार्डन में हल्की हल्की रोशनी थी और ठंडी हवा बह रही थी, मगर चारों तरफ बिल्कुल शांति फैली हुई थी। वहां पर कोई नहीं था सिवाय उसके। अनाहिता काफी देर तक वही चुपचाप खड़ी रही। वह बाहर से बिल्कुल शांत दिख रही थी, जैसे वह इसी तरह सिर्फ गार्डन में टहल रही हो। एक हाउसकीपर वहां से जा रहा था जब उसने अनाहिता को वहां देखा, इसलिए उसने उसके पास जल्दी से आकर कहा, अनाहिता मैम, आपको अगर डर लग रहा है तो आपके यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ रह लेंगे। डर? अनाहिता ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह क्यों डरने लगी और किससे डरने लगी? अगर इंसानों का भूत सचमुच होता तो उसकी मॉम करने के बाद भूत बनकर हिमेश मल्होत्रा और अनीता की जान ले चुकी होती, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वह हेल्पलेस होते हैं और अपनी मौत का बदला खुद नहीं ले सकते। रात की हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी। अनाहिता ने अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर किया और कहा, हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यही रहकर आसपास देखना चाहिए। उसका जवाब सुनकर वह हाउसकीपर अपना सर खुजाने लगा। अगर अनाहिता अपने मुंह से नहीं कहा होता तो उसका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी भी अनाहिता डरी हुई है। क्या उसे गलतफहमी हुई है? अनाहिता की उम्र की लड़कियां तो अंधेरे से जरूर डरती है, लेकिन उसे हाथ के ऊपर नहीं ज्यादा नहीं सोचा और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आप जाकर आराम कीजिए, डिनर रेडी है, आप मिस्टर सिंघानिया के साथ खा सकते हैं। अनाहिता ने पूरी दोपहर से रुद्राक्ष को नहीं देखा था। अब उसे हाउसकीपर के कहने के बाद उसे याद आया कि रुद्राक्ष अभी भी इस घर में है। उसने जल्दी से पूछा, कहाँ है रुद्राक्ष? उस हाउसकीपर ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह पूरी दोपहर से आपके रूम में ही है। उन्होंने हम में से किसी को नहीं बुलाया, क्यों ना आप ही जाकर चेक कर ले कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं जाकर देखती हूँ, अनाहिता ने कहा और अपने रूम की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगी। वह तकरीबन 5 से 6 घंटे से उसी के रूम में बैठा हुआ है, क्या वह बोर नहीं हो गया? लेकिन जैसे ही अनाहिता ने अपने रूम का दरवाजा खोल, अंदर का नजारा उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि रुद्राक्ष उसके स्टडी टेबल पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो दरवाजे की तरफ देखा और अनाहिता को देखकर उसने हाथों के इशारे से ही थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। इशारा समझकर अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। सारी वीडियो कॉन्फ्रेंस की बातें अस्ट्रोनेशन में हो रही थी और रुद्राक्ष काफी फ्लुएंटली अस्ट्रोनेशन बोल रहा था और उसकी गहरी और मैग्नेटिक आवाज अनाहिता के लिए ऐसी थी जैसे वह कोई स्लो म्यूजिक सुन रही हो। अनाहिता भी काफी अच्छे से अस्ट्रोनेशन जानती थी, इसलिए वह न्यू कॉन्फ्रेंस के दौरान हो रही सारी बातों को अच्छे से समझ पा रही थी। उसे सारी बातों से यही समझ में आया कि सिंघानिया ग्रुप अपने फूड बिजनेस को ग्लोबल एक्सपेंड करना चाहता है और जिनसे उन्हें काफी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट भी होने वाला था।
सब सुनते हुए अनाहिता की नजर रुद्राक्ष पर बनी हुई थी, जिसने अभी एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसकी चार्म और ऑरा ऐसा था कि उसके हैंडसम चेहरे से कोई नजर ही नहीं हटा सकता था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 128 टॉर्चर। अब तक आपने सुना कि हिमेश मल्होत्रा अनाहिता को ऑफिस जाने से मना कर देता है, जिससे अनाहिता समझ जाती है कि हिमेश मल्होत्रा का शक दूर नहीं हुआ है, और उसके बाद अनाहिता के कमरे में रुद्राक्ष अपनी बिजनेस की बातें कर रहा होता है। अब आगे अनाहिता तो रुद्राक्ष की सारी बातें समझ रही थी और उसकी नजर लगातार रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे पर बनी हुई थी। जैसे जैसे अनीता रुद्राक्ष की धीमी आवाज सुन रही थी, उसे नींद आने लगी और धीरे धीरे वह नींद में चली गई। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो अनाहिता को काउच पर सोता हुआ देखकर रुद्राक्ष हैरान हो गया। क्या अनाहिता इतने ज्यादा थक गई थी या फिर उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है? क्योंकि जब कमरे में सिर्फ वह दोनों है तो वह इतने आराम से कैसे सो सकती है? रुद्राक्ष ने लैपटॉप बंद किया और धीरे से बिना कोई आवाज किए अनाहिता के पास पहुंचा और ध्यान से अनाहिता चेहरे को देखने लगा। अचानक उसकी नजर अनाहिता के होठों पर गई। उसके नेचुरली पिंक लिप्स जो ना ज्यादा मोटे थे और ना ही ज्यादा पतले, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह गुलाब की पंखुड़ियां हो। अचानक से रुद्राक्ष का गला सूखने लगा और उसने अपना थूक निकला। क्या उसके होंठ सचमुच उसने मुलायम होंगे? लेकिन रुद्राक्ष ने जल्दी से अपने ख्यालों को झटका और जबरदस्ती खुद को मजबूर करके उसके होठों से नजरें हटाई। रुद्राक्ष की नजर उसके बाद अनाहिता के आईब्रो पर गई। जब उसने नींद में भी अनाहिता की भौहें सिकुड़ी हुई देखी तो उसके भी भौहें भी आपस में सिकुड़ गई। सोते हुए भी वह इतनी परेशान क्यों दिख रही है? क्या अनाहिता सचमुच कभी खुश होती है? यह सब ख्यालों में गुम होकर अचानक ही रुद्राक्ष ने अपने हाथ उसके सर को सहलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसकी उंगलियां अनाहिता को छू पाती उससे पहले ही अनाहिता ने अपनी आंखें खोली और एक तेज झटके के साथ रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। रुद्राक्ष को ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके ऐसे खींचने से वह डायरेक्ट उसके के ऊपर गिरने लगा। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह नीचे काउच पर लेटा हुआ था और अनाहिता उसके ऊपर थी और अनाहिता के हाथों ने कसकर उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था। अगर एक भी गलती होती तो अनाहिता उसकी गर्दन की हड्डी तुरंत तोड़ देती। वह बाकी औरतों से काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। रुद्राक्ष इतने नजदीक से अनाहिता के आंखों में वह खतरनाक रोशनी देख सकता था। अनाहिता की पकड़ उसके गले पर मजबूत थी। उसने किसी तरह धीरे से कहा, मैं हूँ। जैसे ही अनाहिता अपने होश में वापस आई और उसने रुद्राक्ष को देखा, उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और माफी मांगते हो बोली, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैं हमेशा ही नींद में भी अलर्ट रहती हूँ। कोई बात नहीं, यह बहुत ही अच्छी आदत है। एटलीस्ट इस आदत की वजह से नींद में भी कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर कहा। जब रुद्राक्ष ने अनाहिता को ब्लेम नहीं किया तो वह और गिल्टी फील करने लगी। उसने जल्दी से हटते हुए एक्सप्लेन किया, मैंने सचमुच जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम ठीक हो? मेरा गला तो ठीक है मगर शायद यह नहीं है, रुद्राक्ष ने कहा और अपने कंधे की तरफ इशारा किया जहां अनीता ने उसे चोट पहुंचाई थी। उसका इशारा समझकर अनाहिता ने जल्दी से रुद्राक्ष के घाव की तरफ देखा और वह हैरान हो गई। अभी तक जो शर्ट पूरी तरह से व्हाइट थी उसे पर खून के धब्बे एक बार फिर दिखाई देने लगे। यह बात साफ थी कि अनाहिता के इस तरह रुद्राक्ष के खींचना और उसका गले पकड़ने की प्रक्रिया में उसका घाव टच हो गया है और उसे खून आ रहा है। खून आ रहा है? तुम्हारा घाव पक्का फिर से खुल गया होगा, मेरी वजह से देखने दो मुझे। इतना कहकर वह रुद्राक्ष का घाव देखने के लिए झुकी और अनाहिता के कुछ बाल रुद्राक्ष के चेहरे पर आ गए, जिससे अचानक रुद्राक्ष की दिल की धड़कन बढ़ गई। पता नहीं क्यों रुद्राक्ष का ध्यान अनाहिता पर नहीं जा रहा था। उसका दिमाग अलग ही ख्यालों में खो गया हुआ था और उसका गला एक बार फिर से सूख रहा था, जिसके कारण उसने फिर से अपना थूक निकाला। लेकिन अनाहिता अभी भी उसके ऊपर झुकी हुई थी और उसने कुछ नोटिस नहीं किया। यह एक तरह का टॉर्चर था जो एक आदमी ही समझ सकता था। जब रुद्राक्ष से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने धीमी आवाज में कहा, अनाहिता। अनाहिता रुद्राक्ष की शर्ट के बटन खोलकर उसका घाव देखने की कोशिश करी थी और अपना नाम सुनते ही उसने अपनी नजर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती तो अच्छा होता। रुद्राक्ष के इतने करीब होने की वजह से उसका सर उठते ही उसकी नाक रुद्राक्ष की नाक से टच हो गई और उनकी आंखें मिली। दोनों ही अपने चेहरे पर एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। अनाहिता हैरान हो गई और तब जाकर उसको यह एहसास हुआ कि वह लोग काफी नजदीक खड़े हैं। अचानक अनाहिता का पूरा चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से रुद्राक्ष से दूर हट गई। वह बिजली की रफ्तार से दूर हटी जैसे उसकी जिंदगी इसी बात पर डिपेंड करती हो। उसे इस तरह दूर जाता है वह देखकर रुद्राक्ष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने सख्त आवाज में कहा, मैं कोई शेर नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वह मन ही मन जानता था कि अनाहिता को उस डरना होगा, क्योंकि अगर वह कुछ देर और इसी तरह उसके पास रहती तो पता नहीं वह अपना कंट्रोल खोकर क्या कर बैठता। रुद्राक्ष भी एक आदमी था, और एक ऐसा 28 साल का आदमी जिसने आज से पहले कभी किसी लड़की को अपने आसपास नहीं आने दिया था, और अनाहिता से वह पहले से ही अट्रैक्टेड था, और अनाहिता की करीबी महसूस करके कैसे उसे पर असर नहीं होता। मैं डर नहीं रही हूँ, अनाहिता ने धीरे से कहा। तब अचानक उसे याद आया कि वह रुद्राक्ष का घाव देख रही थी, इसलिए वह जल्दी से गई और ड्रॉवर से फर्स्ट एड किट ले आई। रुद्राक्ष चुपचाप काउच पर बैठकर अनाहिता को उसकी पट्टी करते हुए देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। एक बीवी जो उसका ख्याल रख रही है, उसकी चिंता कर रही है, कि एक अलग ही फीलिंग थी। वही अनाहिता का पूरा ध्यान रुद्राक्ष के घाव को साफ करने पर था। जब उसने मरहम पट्टी कर दी तब जाकर फाइनली ऊपर की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि रुद्राक्ष लगातार उसे ही देखे जा रहा है। उसकी आंखें डार्क और मेमोराइजिंग थी, जिसे देखते ही अनाहिता की दिल की धड़कन तेज हो गई, और ऐसा लग रहा था ऐसे उसकी सांसें रुक गई हो। लेकिन अगले ही सेकंड अनाहिता ने अपनी नजर दूसरी तरफ हटाई और अनकंफर्टेबल होते हुए बोली, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जब रुद्राक्ष ने अनाहिता का शर्म से लाल चेहरा देखा तो वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो उठाई और मुस्कुरा कर कहा, हम ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ है, क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? अनाहिता ने उसे घूर कर देखा और कहा, मजाक करना बंद करो, पहले काम की बात करते हैं। मैं किसी चीज का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से आज अनीता को ऐसा लग रहा था कि मैं मायरा हूँ, और इस चीज के नशे में उसने मुझे बताया कि मेरी मॉम की मौत में वह और हिमेश मल्होत्रा दोनों इन्वॉल्व है। उसकी बात सुनते ही रुद्राक्ष भी सीरियस हो गया और उसने पूछा, क्या तुमने सारी बातें रिकॉर्ड की? अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा, जिस स्टेट में वह थी अगर मैं उसकी सारी बातें रिकॉर्ड भी कर लेती तो रिकॉर्डिंग किसी काम के नहीं होती। अगर हम कानून के जरिए भी उसे सजा दिलाने की कोशिश करते तो कोई फायदा नहीं होता उस रिकॉर्डिंग का, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पहले हिमेश मल्होत्रा से शुरू करते हैं, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। तो एक बार फिर अनाहिता ना में सर हिलाते हुए कहा, हिमेश मल्होत्रा को मुझ पर शक हो गया है, वह मुझे ऑफिस नहीं जाने देना चाहता। उसके अलावा वह चाहता है कि मैं अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाऊं। बात यह है कि उसे मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व करने में उसे डर लग रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ करने वाली हूं, इसलिए उसकी तरफ से कोई सबूत मिलना या फिर हाथ लगा बहुत मुश्किल होने वाला है। उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष बिल्कुल हैरान नहीं हुआ और उसने हाँ मैं सर हिलाते हुए कहा, मुझे भी उसका कैरेक्टर कुछ कुछ समझ में आने लगा है। वह एक ऐसा इंसान है जिसे हर पर शक करने की आदत है, और वह तुम्हारी काबिलियत से डर रहा है। यह बात ही साबित करती है कि वह तुम्हारी मोम की मौत के पीछे था। अनाहिता ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यह प्यारी भोली मासूम बेटी का नाटक और कंटिन्यू करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष रुक, फिर उसने कहा, इंसान अपना सबसे बड़ा और डार्क सीक्रेट तभी रिवील करता है जो वह अपने दुखों से घिरा हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम अनीता को ले सकती हो। उसने यह बात तुम्हें तब बताई जब वह मायरा के मरने के दुख में थी और उसे तुम मायरा लग रही थी, वरना कभी नॉर्मल हालातों में वह नहीं बताती। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? अनाहिता ने पूछा और उसकी आंखें चमक रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसने पूछा, हिमेश मल्होत्रा के मुंह से तुम्हारी मोम की मौत का राज निकलवाना और सबूत इकट्ठा करना तभी हो पाएगा जब हम उसे हराएंगे। ध्यान से सोचो, दुनिया में उसे सबसे ज्यादा क्या प्यारा है? उसकी बात सुनकर अनाहिता कोई 2 सेकंड के लिए रुकी और फिर उसने जवाब दिया, पैसा। बिल्कुल सही, रुद्राक्ष ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, तुम्हें इस वक्त अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और उसे पढ़ाई के जरिए ही तुम अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढो। मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ मल्होत्रा ग्रुप को बर्बाद करने का। थैंक यू, अनाहिता ने कहा। ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष ने अपनी एक उंगली ले जाकर अनाहिता के होठों पर रख दी और कहा, मैं यह नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें कभी भी मुझे थैंक यू करना हो तो तुम कुछ ऐसा कह सकती हो, रुद्राक्ष तुम बेस्ट हो। उसकी यह बात सुनते ही अनाहिता की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने उसका हाथ हटाते हुए कहा, यह क्या फालतू बात है? रुद्राक्ष ने उसके हाथ झड़कने का बुरा नहीं माना और अपना सर उठाकर कैजुअली कहा, मैं हमेशा ही वियर्ड हरकतें करता हूँ, तुम ही तो कहती हो। अब बकवास बंद करो और वह बोलो। अनाहिता कुछ सेकंड के लिए रुकी, लेकिन जब उसे लगा कि वह नहीं बचने वाली है तो उसने कहा, रुद्राक्ष तुम बेस्ट हो। वह काफी एम्ब्रेस लग रही थी और उसकी टोन थोड़ी ऑकवर्ड थी। रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए कहा, यह काफी ऑकवर्ड था, एक बार फिर बोलो। दूसरी बार बोलने में अनाहिता तो और एम्ब्रेस फील कर रही थी, इसलिए उसने अपने नजरें नीचे की और कुछ सेकंड के बाद फाइनली कहा, रुद्राक्ष तुम बेस्ट हो। अनाहिता का लाल चेहरा देखकर रुद्राक्ष ने सेटिस्फेक्शन में हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में अरेंजमेंट कर देता हूँ, उसके बाद तुम वहाँ जा सकती हूँ। अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना।
चिंता मत करो, अनाहिता ने ना में सर हिलाते हुए कहा। मैंने अमेरिका में पहले ही अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर ली है, मगर ऑफ कोर्स में वह आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यह लोकल पढ़ाई मेरे लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, मगर मेरे लिए मायने रखती है। अब जब तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है तो मैं तुम्हें सब कुछ बेस्ट देना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर अनाहिता रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 129, शनाया पागल हो गई। अब तक आपने सुना कि अनाहिता और रुद्राक्ष एक ही कमरे में है और अनाहिता रुद्राक्ष को बताती है कि अनीता ने उसे क्या कहा और कैसे हिमेश मल्होत्रा को उस पर शक है। तो रुद्राक्ष उसे अपना प्लान बताता है कि कैसे वह लोग सच्चाई पता लगाएंगे। अब आगे। जब रुद्राक्ष ने अपनी बात खत्म की तो अनाहिता उसकी आंखों में देखने लगी। रुद्राक्ष की आंखें बहुत ही गहरी थी और उसकी आंखों में एक गहरा अफेक्शन दिख रहा था। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें मुंबई यूनिवर्सिटी भेजने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारी मॉम ने अपना ग्रेजुएशन वहीं से पूरा किया था और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वहाँ पर एक टीचर की तौर पर भी कुछ टाइम के लिए काम किया था। शायद तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर के बारे में तुम्हें वहाँ से कुछ पता चल जाए। अनाहिता ने हमें सर हिलाया और एक बार फिर बोलने की कोशिश की। थैंक। रुद्राक्ष ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसे रोकते हुए कहा, अभी अभी मैं क्या कहा तुम भूल गई? अनाहिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कहा, रुद्राक्ष तुम बेस्ट हो। अब हो गया? तुम खुश हो? क्या अब हम नीचे डिनर करने जा सकते हैं? हिमेश मल्होत्रा जाने से पहले मुझे 10 पर याद दिला कर गया है तुम्हारा अच्छा ध्यान रखने के लिए। रुद्राक्ष ने अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, ओके जान, चलो नीचे चलते हैं। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ अनाहिता के कंधे पर रख दिया। उसके इस हरकत से अनाहिता जम गई और उसे हल्का सा दूर धक्का दिया। क्या बात है, हमें एक हैप्पी और लविंग कपल की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, ताकि लोग कन्विंस हो जाए। रुद्राक्ष ने कहा तो अनाहिता धीरे से बोली, मगर हिमेश मल्होत्रा यहाँ नहीं है। रुद्राक्ष ने धीरे से उसे देखा और कहा, लेकिन क्या तुम यह श्योर हो कि घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसे इस सब के बारे में बताया? उसकी बात से अनाहिता को एहसास हुआ कि रुद्राक्ष ठीक रहा है, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और वह दोनों एक प्यारी कपल की तरह हाथों में हाथ डाले नीचे खाना खाने डाइनिंग रूम में गए। डाइनिंग टेबल पर ऑलरेडी बहुत तरह के डिशेस लगाई हुई थी। डिनर करते हो वक्त ही अचानक रुद्राक्ष को एक कॉल आया दूसरी तरफ से। की बात सुनने के बाद कॉल कट करके रुद्राक्ष ने अनाहिता को देखा और कहा, शनाया हॉस्पिटल्स में है। उसके साथ क्या हुआ? तुम्हें मुझे यह पूछना चाहिए कि वह इस वक्त किस हॉस्पिटल में है। अनाहिता ने पूछा, किस अस्पताल में? उस अस्पताल में जहां इस वक्त आंटी अनीता है। उसकी यह बात सुनकर अनाहिता हैरान हो गई। क्या शनाया भी एक मेंटल हॉस्पिटल में है? अनाहिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मुझे भी मेंटल हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ जाती। वह दोनों बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ हाई सोसाइटी में शनाया के पागल होने की खबर जंगल में आज की तरह फैल चुकी थी। शनाया जो एक टॉप मॉडल और टॉप सोशलिस्ट थी, वह सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक पागल बन चुकी थी। सभी खबर सुनकर शॉक हो चुके थे। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वह लड़कियां जो अक्सर शनाया की चमचागिरी करती रहती थी, वह आपस में इकट्ठा होकर इस बारे में गोसिप कर रही थी, जिसकी वजह से और भी बातें और अफवाह फैल रही थी। और उसके अलावा शनाया कभी भी उन सब की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, और अब जब उन्हें शनाया से इन सब का बदला लेने का और शनाया का मजाक बनाने का मौका मिला है तो वह कैसे छोड़ सकती थी। लेकिन अनाहिता और रुद्राक्ष को शनाया की प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। डिनर खत्म करने के बाद रुद्राक्ष एक बार फिर अनाहिता के कमरे में चला गया और लैपटॉप ऑन करके काम करने लगा। अनाहिता हिमेश मल्होत्रा के कहे अनुसार मायरा की 13वीं के लिए मेहमानों की लिस्ट बना रही थी। सच्चाई यह कि वह यह सब इसलिए नहीं कर रही थी कि वह फ्री थी, बल्कि वह इस मौके का फायदा उठाकर यह जानना चाहती थी कि हिमेश मल्होत्रा के कनेक्शन कितने ऊपर तक है। हिमेश मल्होत्रा की गेस्ट की लिस्ट देखकर अनाहिता एक बार के लिए शॉक हो गई। भले ही अनाहिता उस इंसान से बहुत नफरत करती हो, लेकिन उसके कनेक्शन देखकर वह हैरान हो गई। न सिर्फ हिमेश मल्होत्रा के कनेक्शन मुंबई के 4 सबसे बड़े परिवारों में थे, बल्कि उसके अलावा हर बिजनेस फील्ड के बिग शॉट के साथ भी थे। अब जाकर अनाहिता को यह एहसास हुआ कि उसने हिमेश मल्होत्रा को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वह सारे नाम की लिस्ट को देखे जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मेहमानों के बीच में विकी मल्होत्रा नाम देखा, उसकी आंखें डार्क हो गई। अनाहिता जानती थी कि यह सब जो कुछ भी अभी शनाया के साथ जितना कुछ भी हुआ, उसमें कहीं ना कहीं उसी का हाथ था और विकी इतनी आसानी से उसे नहीं जाने देगा। इसलिए अनाहिता ने उम्मीद कर ली थी कि 13वीं के दौरान जरूर कुछ ना कुछ तो होगा।
जल्दी ही सोने का वक्त हो गया। अनाहिता अपना काम खत्म कर ही रही थी, तभी एक बड़ी परछाई उसे दिखाई दी। उसने जब सर उठाकर देखा तो रुद्राक्ष खड़ा था। तब जाकर उसे याद आया कि उसके अलावा रूम में और भी कोई है। कुछ घंटे बीतने से अनाहिता रुद्राक्ष की होने की बात पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन रुद्राक्ष को देखते हुए अनाहिता की भौहें आपस में सिकुड़ गई। वह अभी तक गया क्यों नहीं? क्या उन्हें सचमुच एक ही कमरे में एक साथ रहना होगा रात को? अनाहिता ने अपने आप को सटर्च करते हुए खड़ी हुई और पूछा, तुम अभी तक गए नहीं? रुद्राक्ष ने कैजुअल लुक के साथ उसके सवाल को इग्नोर किया और पूछा, सावर लेने पहले कौन जाएगा, तुम या फिर दोनों साथ में? उसका यह सवाल सुनते ही अनाहिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने फिर से पूछा, क्या तुम सच में रात भर यही रुकने वाले हो? लेकिन रुद्राक्ष ने इस बार भी उसके सवाल को इग्नोर किया और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, मैं पहले शॉवर लेने जा रहा हूँ, तो प्लीज मैं अपने साथ कपड़े नहीं लाया तो मेरे लिए एक नाइट सूट ला दो और एक टॉवल भी। मैं नहीं करने वाली, अनाहिता ने कहा, और वैसे भी मेरे घर में एक्स्ट्रा कपड़े और टॉवल नहीं है। ओ अच्छा। रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारा टॉवल इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं अभी जाकर ढूंढती हूँ। इतना कहकर अनाहिता तेजी से रूम से बाहर भागी। रुद्राक्ष एक आईब्रो उठाते हुए अनाहिता को जाते हुए देखा रहा और उसके जाते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। कुछ देर बाद अनाहिता एक नए टॉवल और नाइट ड्रेस के साथ वापस आई। घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्रेवल्स थे और नाइट ड्रेस उसने हिमेश मल्होत्रा की ली थी जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। लेकिन जब अनाहिता रूम में वापस आई तो उसने देखा कि रुद्राक्ष ऑलरेडी बाथरूम में जा चुका है और वह यह चीज उसे कैसे देगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अनीता बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची। बाथरूम का दरवाजा एक ग्लास डोर था जिससे अंदर का थोड़ा बहुत धुंधला नजारा दिखाई देखा था। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी जिससे अनाहिता के गाल एक बार फिर शर्म से लाल हो गए। वह वही बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और उसे ऐसा लग रहा था वक्त बीती नहीं रहा और वह कितने सालों से ही खड़ी है। फाइनली उसने हिम्मत इकट्ठा की और एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खटखटाना के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी दरवाजा अंदर से खुल गया। यह देखकर अनाहिता इतनी शॉक हो गई, लेकिन जल्दी से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनाहिता के मुंह से चिक निकल गई और उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, रुद्राक्ष पागल इंसान, क्या तुम यहाँ अपनी बॉडी का एग्जीबिशन करने आए हो? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, तुम खुद क्यों नहीं देख लेती कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी सुनकर अनाहिता को कुछ डाउट हुआ और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर रुद्राक्ष के मस्कुलर चेस्ट और बॉडी पर गई, जहां कोई भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था और उसकी 8 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड्स के लिए अनाहिता की नजर उसके शरीर पर जम गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, तुमने कुछ पहने नहीं है, तुम इसी तरह बाहर आ गए। अनाहिता के गाल गुलाबी हो गए थे और वह अपने आप को ही मन डांट रही थी कि रुद्राक्ष के कहने पर उसने आंखें क्यों खोली। उसे इस तरह देखकर रुद्राक्ष को हंसी आ रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया, सिर्फ मेरी अपर बॉडी को मत देखो, आंखें खोलो, मैं कुछ पहना हुआ है। रुद्राक्ष सच कह रहा था, उसने बॉक्सर्स पहने हुए थे, लेकिन अनाहिता को लगा कि इस बार फिर से वह झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने उसकी बात नहीं मानी। भले ही रुद्राक्ष ने अनाहिता की बहुत मदद की थी, लेकिन उसका इंप्रेशन अनाहिता के मन में थोड़ा बहुत खराब था। वह जब भी ऐसा सोचती कि रुद्राक्ष के मन में उसके लिए कोई फीलिंग हो सकती है, रुद्राक्ष अपनी रूड बातों से उसकी उसे सोच को खत्म कर देता। इसलिए उसने मान लिया था कि वह रुद्राक्ष की बातों को कभी सीरियसली नहीं लेगी। इसलिए उसे जल्दी से कपड़े और टॉवल रुद्राक्ष की तरफ फेंका और वहां से बाहर भाग गई। उसके इस तरह का बिहेवियर से रुद्राक्ष हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसके साथ ऐसा बिहेव भी कर सकती है। उसने कपड़े लेकर वापस बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद होते हैं उसकी स्माइल गायब हो गई। शादी करने से पहले ही उसने सोच लिया था कि यह शादी प्यार की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वह शादी को अच्छे से निभाएगा और अनाहिता को वह सारे हक देगा जो उसकी असली बीवी के होते हैं, और एक अच्छे हस्बैंड की ड्यूटी निभाते हुए वह सब कुछ करेगा जिससे अनाहिता एक केयर फ्री और खुशी भरी लाइफ जी सके। यही सब सोचते हुए वह अपने कपड़े बदलने लगा। वही बाथरूम का दरवाजा बंद होने के कुछ सेकंड बाद अनाहिता वापस बेडरूम में आई और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस जमीन पर बिछाने लगी। वह किसी भी कीमत पर रुद्राक्ष के साथ बेड शेयर नहीं करने वाली थी। जैसी उसने मैट्रेस बिछाना बंद किया, बाथरूम से आवाज आना बंद हो गई। अनाहिता को नहीं पता था कि वह इतना नर्वस क्यों फील कर रही है। ठीक 2 सेकंड में बाद बाथरूम का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज से उसने उस तरफ मुड़कर देखा तो उन दोनों की आंखें मिली। बिना कुछ किए भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा था, लेकिन इस वक्त उसका लुक देखकर अनाहिता का माइंड ब्लो हो गया। रुद्राक्ष के बालों से पानी टपक रहा था और यह सीन बिल्कुल एक मूवी की तरह था। लेकिन जो अनाहिता को एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है,
तो शर्म के मारे उसने अपनी नजर दूसरी तरफ हटा ली और नीचे बिछे मैट्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम नीचे सो जाओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकते हो। लेकिन रुद्राक्ष ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा, हेयर ड्रायर कहाँ है? उसके इस सवाल को अनाहिता ने हाँ मान लिया। वह अंदर ही अंदर यह सोचकर कंफ्यूज थी कि उससे ज्यादा रुद्र क्यों उनके इस हस्बैंड वाइफ के वाले नाटक की फिक्र कर रहा है। इस बार उसने यह सोचने की बिल्कुल गलती नहीं की कि रुद्राक्ष के मन में उसके लिए फीलिंग है। रुद्राक्ष को हेयर ड्रायर देने के बाद अनाहिता ने अपने नाइट ड्रेस निकलने गई तो वहाँ पहले से ही बहुत रिवीलिंग नाइट ड्रेस रखे हुए थे, जिससे उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। वह जानती थी यह काम पक्का हिमेश मल्होत्रा का काम होगा, लेकिन उसने सबसे बड़ा और खुद को कवर करने वाला नाइट गाउन लिया और बाथरूम में चली गई। वह जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने सुना कि रुद्राक्ष किसी से कॉल पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बात कर रहा है। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि रुद्राक्ष इस मामले में इतनी अच्छी जानकारी रखता है। वह चुपचाप बेड पर जाकर बैठ गई और बातें सुनाने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 130 खूबसूरत रिंग। अब तक आपने सुना कि अनाहिता और रुद्राक्ष एक ही कमरे में है और एक साथ होने की वजह से उन दोनों के बीच में काफी अजीब सी बातें और ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं। अब आगे फोन पर रुद्राक्ष की बातें सुनकर अनाहिता समझ सकती थी कि रुद्राक्ष को इस मामले के बारे में काफी जानकारी है। रुद्राक्ष के सजेशन सीधे पॉइंट पर और काफी कागज थे। रुद्राक्ष का कॉल तकरीबन 10 मिनट तक चला और रुद्राक्ष की बातें सुनकर अनाहिता को भी इन सब चीजों के बारे में काफी कुछ नया पता चला, जिसकी वजह से कॉल करते ही उसने कहा, रुद्राक्ष तुम अपना बिजनेस चलाने में काफी अच्छे हो। रुद्राक्ष ने मैट्रेस पर लेटते हुए कहा, मैं और चीजों में भी बहुत अच्छा हूँ। यह रुद्राक्ष का सीधा इशारा था। उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अनाहिता जो प्यार और रिलेशनशिप के मामले में बिल्कुल जीरो थी, उसे समझ नहीं आया और उसने कहा, तुम बाकी चीजों में भी अच्छे हो, जैसे चेस, कोडिंग, मगर कुकिंग में नहीं। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष का मुंह बन गया। इसकी सीधी बात और इशारा समझकर भी अनाहिता को कुछ समझ नहीं आया। वह हमेशा ही उसकी बातों को गलत तरीके से लेती है, जिससे वह काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, लेट हो गया है, लाइट बंद करो और सो जाओ। उसकी आवाज में चिड़न साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसे रुद्राक्ष के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर और टेम्परामेंट की आदत पड़ गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गई। रात गहरी होती जा रही थी। लाइट्स बंद होने के बाद पूरे रूम में खिड़की से आ रही चांद की रोशनी फैली हुई थी और हल्की हल्की हवा आ रही थी। कल एक अच्छा दिन होगा, इसी सोच के साथ अनाहिता ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। लेकिन वह गहरी नींद में सो पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष के बार बार करवट बदलने और इधर उधर होने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। अनाहिता कभी गहरी नींद में नहीं सोती थी और इस वजह से रुद्राक्ष इतनी धीमी आवाज से भी वह सो नहीं पा रही थी, जिससे उसे चिढ़ हो रही थी। इसलिए उसने अपने पोजीशन चेंज करके फिर से सोने की कोशिश की। इस बार फिर उसके नींद लगती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने फिर करवट बदली, जिसकी आवाज से उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछा, रुद्राक्ष तुम सोने के बजाय एग्जैक्टली करके रहे हो? मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा। रुद्राक्ष ने फिर से करवट बदलते हुए कहा, इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हें घर चला जाना चाहिए और वहां कर जाकर सोना चाहिए। क्या मैं यह सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है? हमें यह नाटक जारी रखना होगा। इतना कहकर रुद्राक्ष कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर उसने कहा, क्या मैं? लेकिन उसके आगे कुछ कहता उसे पहले ही अनाहिता ने कहा, बिल्कुल नहीं। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, मैंने तो अपनी बात भी पूरी नहीं की। ठीक है फिर बोलो। उसकी परमिशन मिलते ही रुद्राक्ष ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? लेकिन अनाहिता का जवाब पहले वाला ही था, बिल्कुल नहीं। आधा घंटा और बीत गया और अनाहिता को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वह यह आवाज है और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उठकर बेड पर बैठ गई और उसने लाइट्स ऑन कर दी। लाइट ऑन होता देखकर रुद्राक्ष ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या बात है? आ जाओ बेड पर। क्या बोल रही हो तुम? मैं कहीं नहीं। रुद्राक्ष से आगे कुछ कहता है, उससे पहले ही अनाहिता की बात समझ में आई और उसने कहा, क्या तुम मुझे बेड पर आने के लिए अलाउ कर रही हो? उसकी आंखें चमक रही थी। पूछना बंद करो, अगर तुम यहाँ आकर नहीं सोए तो तुम घर जा सकते हो। रोजर सर। रुद्राक्ष ने अपनी 2 उंगलियां अपने माथे पर रखकर सैल्यूट किया, बिल्कुल एक स्पाई मूवी की तरह, और अपना तकिया पड़कर एक छोटे बच्चों की तरह कुत्ता हुए जाकर बैठ गया। अनाहिता साइड में खिसक गई और उसने एक बड़ा सा पीलो उन दोनों के बीच में रखकर लाइट ऑफ कर दी। अब तक रात के 1 चुके थे, लेकिन अनाहिता की खुशकिस्मती की रुद्राक्ष ने करवटें बदलने और आवाज निकालना बंद कर दिया, जिससे वह तुरंत नींद में चली गई।
लेकिन रुद्राक्ष पूरी तरह से जगा हुआ था। यह उसकी जिंदगी में पहला मौका था जब वह एक बेड पर एक लड़की के साथ था। भले ही उन दोनों के बीच में काफी दूरी थी, लेकिन उससे बहुत खुशी हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह जब अनाहिता की आंख खुली और उसकी नजर अपने बगल के जगह पर गई तो वहां पर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी सुबह वह कहाँ गया। अनाहिता बेड से उतरी और उसे ढूंढने लगी। घर के एक हाउसकीपर से उसे पता चला कि रुद्राक्ष आधे घंटे पहले काम से बाहर चला गया। पता नहीं क्यों, मगर यह सुनकर अनाहिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अनाहिता वापस अपने बेडरूम में आ गई। लेकिन जब वह बेडरूम में वापस आई तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वहां के टेबल पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ है, जिसके नीचे एक नोट भी था। तुम्हारे लिए एक वेडिंग गिफ्ट। उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर थी। यह गिफ्ट अनाहिता के लिए सरप्राइज था। अनाहिता ने वह बॉक्स खोल तो उसके अंदर एक बहुत ही एलिगेंट और एक्सक्लूसिव डायमंड रिंग थी, जिसके लिए शादी नकली थी। उसने ऐसा कुछ कभी उम्मीद नहीं की थी। उनकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होते हुए भी रुद्राक्ष ने उसे उसकी मॉम का फेवरेट रेस्टोरेंट गिफ्ट किया, यही काफी बड़ी बात थी। लेकिन वह रिंग देखकर पता नहीं क्यों अनाहिता को अपने दिल में एक अलग ही गर्माहट का एहसास हुआ और उसने हल्के कांपते हुए हाथों से वह रिंग लेकर अपने हाथ के रिंग फिंगर में पहली और वह रिंग परफेक्ट फिट थी। अनाहिता ने ध्यान से उसे रिंग को देखा। वह बिल्कुल उसकी पसंद की थी और उस रिंग को देखते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उस रिंग को देखते हुए ही कुछ मिनट बीत गए। काफी देर तक सोचने और हिम्मत इकट्ठा करने के बाद फाइनली उसने रुद्राक्ष को एक छोटा सा प्यारा मैसेज लिखा। रिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी उंगलियां सेंड बटन दबा नहीं पाई। वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसके साथ हुआ क्या है? लॉजिकली बात की जाए तो वह जानती थी कि यह शादी नकली है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कभी ना कभी खत्म होगी, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था और इस रिंग को देखकर पता नहीं क्यों वह काफी खुश महसूस कर रही थी। अनाहिता ने हमेशा ही खुद को आजाद छोड़ दिया था और वह हवा के साथ बहने वाली इंसान थी और ज्यादातर चीजें उसे इफेक्ट नहीं कर पाती थी, मगर यह छोटी सी रिंग उसे काफी इफेक्ट कर रही थी। वह यह बात मानना नहीं चाहती थी, मगर रुद्राक्ष का हर एक मूव उसे अलग ही खुशी देता था। यह सब सोचते हुए अनाहिता फ्रस्ट्रेटेड हो गई। जब अनाहिता इन्हीं सब ख्यालों में खुद खोई हुई थी तभी उसे रुद्राक्ष का एक मैसेज मिला। क्या तुम उठ गई? उसका मैसेज देखकर अनाहिता के हाथ एक पल के लिए जम गए। फिर उसने मैसेज भेजा, हाँ अभी अभी। 2 सेकंड बाद है रुद्राक्ष का कॉल आया। स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही अनाहिता का चेहरा लाल हो गया। अनाहिता ने कॉल पिक किया और अपना गला साफ करके गहरी सांस लेकर और बोली हेलो। दूसरी तरफ से उसे रुद्राक्ष की गहरी और मैग्नेटिक आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग, नाश्ता किया तुमने? अनाहिता की पकड़ फोन पर मजबूत हो गई और उसने कहा अभी नहीं। अच्छा, मुझे किसी अर्जेंट काम की वजह से जल्दी यहाँ आना पड़ा और एक बार ऑफिस का काम खत्म हो जाए तो मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका जाना है। मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम क्या है? मैं एयरपोर्ट के लिए आधे घंटे में निकलूंगा। जैसे ही अनाहिता ने यह बात सुनी उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह समझ गई कि वह रुद्राक्ष को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट नहीं जा पाएगी। डोंट वरी, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है। तुम्हारा कॉलेज, बॉडीगार्ड जो तुम्हें किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी काम खत्म करके आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने मन ही मन कहा, बेवकूफ, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिर वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने रुद्राक्ष को कहा, जब तुम बाहर जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। जब तुम अपने शहर, अपने टेरिटरी में नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर 2 सेकंड के लिए रुद्राक्ष रुका और उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? अनाहिता के एक्सप्रेशन जम गए। भले ही उसका यह मतलब नहीं था, मगर फिर भी उसने ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए जवाब दिया, नहीं, मुझे अपनी चिंता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे मम्मालों में मेरी कौन मदद करेगा? रुद्राक्ष की आवाज में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। उसने कहा, चिंता मत करो, एक ज्योतिषी ने मेरी मॉम को एक बार बताया था कि मैं 100 साल तक जीने वाला हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मुझे ऑलरेडी वहाँ जाना है और एक मीटिंग भी अटेंड करनी है और उसके बाद मैं तुरंत निकल जाऊंगा। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, अनाहिता ने कहा और अपने उंगली में रिंग को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोली, रिंग बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू। इतना कहकर अनाहिता ने जल्दी से कॉल कट कर दिया, ऐसे जैसे वह किसी चीज को अवॉइड कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता की बात सुनते ही रुद्राक्ष का खराब मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वह हंसते हुए जमीन पर देखने लगा। किसे पता था कि ऊपर से इतनी सख्त और मैच्योर देखने वाली अनाहिता अंदर से एक छोटी शर्मीली लड़की है। ठीक उसी वक्त एक्शन एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर मीटिंग के लिए याद दिलाने के लिए रुद्राक्ष के रूम में आए और सबसे पहले उनकी नजर रुद्राक्ष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के पास गई।
जिसे देखते ही वह हैरान हो गए और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ओ माय गॉड, उन्होंने अभी अभी क्या देख लिया? उनके बॉस खड़ूस मिस्टर सिंघानिया मुस्कुरा रहे हैं। उस सीनियर मेंबर ने जल्दी से अपनी आंखें रब की यह श्योर करने के लिए कि कहीं उसे भ्रमा तो नहीं हो रहा। उसके बाद उसने फिर से सर उठाकर रुद्राक्ष की तरह देखा तो रुद्राक्ष के चेहरे पर पहले की तरह ही कोल्ड एक्सप्रेशन थे और उसे घूर कर देख रहा था, जिससे वह एग्जीक्यूटिव नंबर तुरंत डर गए। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है। समझ गया, रुद्राक्ष ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया और खड़ा होकर उसे एग्जीक्यूटिव मेंबर के कंधे को धक्का देते हुए बाहर निकल गया। रुद्राक्ष के बाहर जाते ही उस मेंबर ने गहरी सांस ली और रुद्राक्ष के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। कॉन्फ्रेंस रूम के हर एक सीट फुल थी। रुद्राक्ष अंदर आया और वह अगर अपनी सीट पर बैठ गया। रुद्राक्ष के बैठते ही एक सीनियर बोर्ड मेंबर ने खड़े होते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमें अभी अभी पता चला है कि अमेरिका ब्रांच के कई एम्प्लॉइज ने रिजाइन दिया है और इस महीने ही कई की टेक्नीशियन ने रिजाइन कर दिया है। सिंघानिया ग्रुप की अमेरिका वाली ब्रांच में एडवांस टेक्निकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर होते थे। नॉर्मल एम्प्लॉइज के रिजाइन के बाद नए एम्प्लॉइज ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हेड टेक्नीशियन के रिजाइन करने के बाद उसकी ही कैपेबिलिटी का नया इंसान ढूंढना, वह भी इतने कम टाइम में, काफी मुश्किल होने वाला था। और बिना किसी शक के यह काम रुद्राक्ष के किसी दुश्मन का था। क्योंकि वह यहाँ मुंबई वाले ब्रांच में रुद्राक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया, तो उसने रुद्राक्ष के इंटरनेशनल ब्रांच पर हमला किया। इस बार उसके दुश्मन ने उसे परेशान करने के लिए काफी मेहनत की है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 131 संभव गुस्से में। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष शादी के तोहफे के तौर पर अनीता को एक अंगूठी देता है जो अनाहिता को बहुत पसंद आती है। वही रुद्राक्ष अनाहिता को यह भी बताता है कि उसे कुछ जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए अमेरिका जाना है, जिससे अनाहिता थोड़ी उदास हो जाती है। अब आगे। इस बार रुद्राक्ष के दुश्मन ने रुद्राक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया था। रुद्राक्ष सारी प्रॉब्लम समझ गया और उसने हाँ में सर हिलाया तो अगला एग्जीक्यूटिव खड़ा हुआ और उसने सारी रिपोर्ट्स दी। सारी रिपोर्ट्स लगभग एक जैसी ही थी। सारे डिपार्टमेंट के में सिर और टेक्नीशियन रिजाइन कर रहे थे या फिर अब्रॉड में जिन कंपनियों के साथ उनका कोलैबोरेशन था वह लोग अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद आखिर में रुद्राक्ष ने कहा, मुझे अब सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अभी के लिए इन रिजाइनिंग लेटर्स पर कोई एक्शन मत लेना। मैं कुछ देर में अमेरिका के लिए निकलूंगा और उनसे पर्सनली डिस्कस करूंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते में ही उसने संभव को फोन किया और पूछा, क्या तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से तुम्हें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिली? संभव ने जवाब दिया, उन लोगों ने अपने हाइड आउट वाली जगह पर बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीजें छोड़ी थी और उनमें से ज्यादातर चीज अमेरिका में बनाई गई थी, इसलिए हमने उसे लीड को फॉलो करते हुए आज अमेरिका आए हैं। जब तुमने मुझे कॉल किया उससे कुछ देर पहले मैं तुम्हें कॉल करने का सोच ही रहा था। क्या इत्तेफाक है? रुद्राक्ष ने गाड़ी की खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मैं भी अभी अमेरिका आ रहा हूँ और इस वक्त एयरपोर्ट के रास्ते में ही हूँ। फोन की दूसरी तरफ जब संभव ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया और उसने पूछा, तुम अमेरिका क्यों आ रहे हो? क्या तुम इस वक्त अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के साथ बिजी नहीं हो? रुद्राक्ष ने अपने साइड की सारी सिचुएशन को संभव के सामने एक्सप्लेन किया। दूसरी तरफ संभव सारी बातें सुनने के बाद 2 सेकंड चुप रहा। उसके बाद उसने जवाब दिया, अमेरिका मत आओ, मुझे पक्का यकीन है कि यह इस आदमी का बिछाया हुआ जाल है तुम्हारे लिए। अगर तुम यहाँ आए तो हो सकता है कि पिछली बार की तरह ही कुछ हो। हमारे इस शहर में ज्यादा कनेक्शन नहीं है और हम किसी इमरजेंसी में कैसे हैंडल करना होगा समझ नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ। अपने फोन पर पकड़ मजबूत करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैंने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था कि वह पक्का मुझे अमेरिका बुलाकर मेरे साथ क्या करना चाहता है, इसलिए मेरा वहाँ आना जरूरी है। अगर मैं वहाँ नहीं आया तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इन सब के पीछे है कौन है। बेवकूफ हो क्या तुम? संभव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम खुद मौत को सामने से इन्विटेशन दे रहे हो। क्या तुम्हें मरना है? यह कितना खतरनाक है, तुम इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ संभव कि मैं क्या कर रहा हूँ। रुद्राक्ष की यह बात सुनने के बाद संभव जानता था कि इस आदमी को वह नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसने गहरी सांस छोड़ी और कहा, ओके ठीक है, तुम अपने करू बॉडीगार्ड्स अपने साथ लेकर आना। अगर वह तुम्हारे आसपास रहेंगे तो पिछली बार जो हुआ था वह नहीं होगा। रुद्राक्ष की सबसे तेज और समझदार और ताकतवर बॉडीगार्ड्स को करू कहा जाता था। उन्हें बहुत ही कम उम्र से बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। राहुल, रोहित, रितेश और सारिका उस करू की खास 4 मेंबर थे जो हर खतरे में रुद्राक्ष को बचाते थे। लेकिन अगले ही सेकंड रुद्राक्ष ने कहा, मैं उन्हें यहीं इसी देश में छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? संभव ने बहुत तेज चलते हुए कहा,
उसे अपनी कानों से सुनी हुई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, तुम उन्हें वहां क्यों छोड़ कर आ रहे हो? अनाहिता को प्रोटेक्ट करने के लिए रुद्राक्ष ने बहुत ही शांति से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर कुछ देर के लिए संभव शांत हो गया। फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ कि शेफ इस वक्त मुश्किल में है, फिर भी करू को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ अच्छे से ट्रेन बॉडीगार्ड को भी तुम उनके पास छोड़ सकते थे। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष एक गहरी सांस छोड़कर कहा, अगर बात सिर्फ उसकी प्रॉब्लम की होती तो वह उनसे खुद ही निपट सकती थी, लेकिन हमारे दुश्मनों की नजर उसे पर पड़ चुकी है, यहाँ तक कि उन्होंने अनाहिता का कंप्यूटर तक हैक कर लिया था। अंदर ही अंदर रुद्राक्ष जानता था कि वह अनाहिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसी कारण से वह हिमेश मल्होत्रा के कहने पर उसके घर में अनाहिता के कमरे तक में रुका था कि वह अनाहिता के आसपास रहकर अनाहिता को सेफ रख सके। लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह वह कब तक दुश्मन के हमले से अनाहिता को बचा पाएगा। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह पहला कदम आगे बढ़ाए। उसके अमेरिका जाने से उसके दुश्मन का ध्यान अनाहिता से हटकर वापस उसके ऊपर आ जाएगा, और उसके अमेरिका जाने का एक खास कारणों में से यह एक कारण था। रुद्राक्ष की बात सुनने के बाद संभव ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, वेल, हमने उसे भी इस मुसीबत में घसीट लिया है। मुझे लगा था कि करू को उनके पास सोना गलत फैसला है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वह बिल्कुल सही फैसला है। अपने फ्लाइट की टाइमिंग मुझे में मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। ठीक है। फिर इतना कहकर रुद्राक्ष ने फोन कट कर दिया और आंखें बंद करके सीट से टीका लिया। पूरी रात जगह रहने के बाद वह काफी थका हुआ फील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता अपने कंप्यूटर के फायरवॉल को चेक कर रही थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। उसने जल्दी से कंप्यूटर का वह पेज बंद किया और एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज लगा दी। ठीक अगले ही सेकंड उसने दरवाजा खोला तो हिमेश मल्होत्रा रूम में आया। डैड, आप यहाँ? अनाहिता ने ऐसे नाटक किया जिसे उसे हिमेश मल्होत्रा के आने का कोई अंदाजा नहीं था और कंफ्यूजन में पूछा, क्या बात है? हिमेश मल्होत्रा ने उसके लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर एक रोमांटिक ड्रामा चल रहा था और मुस्कुराकर पूछा, तुम शो देख रही थी? अनाहिता ने हमें सर हिलाया और कहा, मैं बस बोर हो रही थी तो सोचा कुछ लोगों को देख लूं। क्या सब कुछ ठीक है? हिमेश मल्होत्रा ने हमें सर हिला का जवाब दिया, हाँ सब कुछ ठीक है, मगर हमें तुम्हारी दादी माँ को लेने के लिए जाना है। दादी माँ? अनाहिता के दिमाग में उसकी सो कॉल्ड दादी की कोई याद नहीं थी। शुरू से ही उसकी यादें आधी अधूरी थी। उसके दिमाग में तो उसकी मॉम की भी पूरी यादें नहीं थी, तो दादी तो छोड़ ही दो, जो हमेशा से ही गांव में रहती है। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं इस खबर के बारे में उन्हें नहीं बताऊंगा, वरना उनके दिल टूट जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हें इस बात की खबर लग चुकी है और वह जिद कर रही है कि मैं वहां जाकर उन्हें यहाँ लेकर आए। अब जब तुम किसी चीज में बिजी नहीं हो और इतने सालों से तुमने अपनी दादी माँ को देखा भी नहीं है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, हिमेश मल्होत्रा ने कहा। अनाहिता जो जानती थी कि ना कहने का उसके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, श्योर, आप मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है, फिर मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपने साथ एक और कपड़ों का सेट पैक कर लेना, वह जगह काफी दूर है, इसलिए हमें पहुंचने रात हो जाएगी और हमें वही रहना होगा। समझ गई। अनाहिता ने हमें सर हिलाया और हिमेश मल्होत्रा को जाते हुए देखते रही। जब अनाहिता को पूरी तरह भरोसा हो गया कि हिमेश मल्होत्रा जा चुका है, तो उसने दरवाजा बंद किया और फिर से अपने लैपटॉप पर वह फायरवॉल की पेज देखने लगी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि 24 घंटे में किसी ने भी उसके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश नहीं की है। क्या वह सचमुच शांत हो गया है या फिर उसके बारे में भूल गया है? कुछ देर तक सोचने के बाद अनाहिता को पहले पॉसिबिलिटी ज्यादा ठीक लगी, लेकिन उसने फिर भी सिक्योरिटी के लिए अपने लैपटॉप पर एक और सिक्योरिटी फायरवॉल लगा दिया और उसे अपने फोन से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद अपनी चीज पैक करने लगी। जब तक वह नीचे पहुंची तब तक हिमेश मल्होत्रा इंतजार करके चढ़ गया था। उसने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम इतनी देर से क्यों आई? अनाहिता ने अपना बैग अनपैक किया और मुस्कुराकर उसे दिखाते हुए कहा, जब हम वहां रात भर रुकने वाले हैं तो मैं और सारी चीज पैक कर ली है। हिमेश मल्होत्रा ने उसके बैग वह लड़कियों वाली चीज देखी जिसमें हेडफोन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और छोटा सा टेडी भी रखा हुआ था। उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक यंग लड़की छुट्टियां मनाने जा रही हो। अगर मायरा ने ऐसा किया होता तो हिमेश मल्होत्रा पक्का उसे डांट लगता, लेकिन यह अनाहिता थी। अनाहिता के बैग में यह सारे सामान को देखकर उसकी एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए, क्योंकि जितना अनाहिता बचकाना बिहेव करेगी उतना उसे राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर अनाहिता सचमुच बहुत भोली और मासूम है तो उसे कंट्रोल करना हिमेश मल्होत्रा के लिए बहुत आसान होगा।
एक सेकंड के लिए हिमेश मल्होत्रा ने सीरियल असली सोचा कि उसका अनाहिता के प्रति वह शक बिल्कुल ही बुनियाद था, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी स्मार्ट हो, यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि वह एक लड़की है जो इतने सालों तक गांव में पाली बड़ी है और उसके पास उसकी बचपन की कोई यादें नहीं है। बैग से अपने नजर हटाते हुए उसने कहा, ठीक है, फिर चलते हैं, हमें वहां अंधेरा होने से पहले पहुंचना है, वरना ड्राइविंग करने में बहुत मुश्किल होगी। एस डैड, अनाहिता ने कोई और टाइम वेस्ट नहीं किया और अपना बैग लेकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई और अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गई, मगर गाड़ी में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। रिंगटोन अचानक अनाहिता का फोन बज। जब अनाहित ने खोलकर देखा तो उसमें रुद्राक्ष का एक छोटा सा मैसेज था, मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। थोड़ी देर सोचने के बाद अनाहिता ने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज किया, सेफ जर्नी। मैसेज करके उसने मोबाइल बंद किया तो हिमेश मल्होत्रा ने पूछा, किसका मैसेज था? रुद्राक्ष का, वह किसी बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका जा रहा है, अनाहिता ने सच सच जवाब दे दिया। यह सुनते ही हिमेश मल्होत्रा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, रुद्राक्ष बिजनेस ट्रिप पर गया है तो वह तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? क्या उसने तुमसे चलने के लिए पूछा था? अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वह जल्दी में निकल रहा है। फ्यूचर में जब भी रुद्राक्ष किसी बिजनेस ट्रिप पर जाए तो तुम उसके हमेशा साथ जाना। हिमेश मल्होत्रा ने थोड़े गुस्से में कहा, वह रिच है, हैंडसम है और यंग है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि कितनी औरतें उसके नजदीक आने का मौका ढूंढते रहती है? और अगर सोचो कि अगर वह अपना काम करने में कामयाब हो गई तो, और उसके अलावा वह एक आम इंसान ही है, आदमी ऐसे ही होते हैं, वह खुद आगे बढ़कर किसी लड़की को अपने नजदीक आने से नहीं रोकेगा, तुम्हें ही इन सब का ध्यान रखना होगा। अनाहिता उसके बातों से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू में रखा और मुस्कुराकर कहा, श्योर डैड, जैसा आप कहें। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।